पृथ्वीराज इन दिनों गोंडवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में थे, जहां उन्हें जयमल की हत्या की सूचना मिली। वे बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे कि इस सारे षड्यंत्र का सूत्रधार ज्ञानगुणी काका सूरजमल था, जिसने बड़ी चतुराई से मेवाड़ के सिंहासन पर अपनी पकड़ बना ली थी। तीनों राजकुमारों को उस मिठ बोले ने एक एक करके अपने रास्ते से हटा दिया था और अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी कुंवर कल्याणमल था, जो अभी केवल 8 वर्ष का था और अन्य राजकुमार तो उससे भी छोटे थे। कुंवर पृथ्वीराज ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। जयमल ने राजकुमारी तारा के चक्कर में अपने प्राण गंवाए थे, जबकि तारा को प्राप्त करना उसके लिए कोई कठिन कार्य न था। कुंवर जयमल की हत्या तो हुई है, लेकिन इसमें गलती उसी की है, वरना महाराणा रायमल पद्नौर का कब का विध्वंस कर चुके होते। पृथ्वीराज ने अपने विश्वस्त साथियों को साथ लेकर बदनौर की ओर प्रस्थान किया और राव सुल्तान से भेंट की। राव सुल्तान ने उनका स्वागत किया और जयमल की आकस्मिक हत्या के लिए क्षमा मांगी। राव सुल्तान ने उन्हें सारी बात सविस्तार बताई। कुंवर पृथ्वीराज को जयमल की इस आकस्मिक हत्या का बहुत दुख हुआ और उन्होंने विचार किया कि जयमल की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ में फैली भ्रांतियां वे वहां जाकर मिटा देंगे, ताकि महाराणा कुल को इस आरोप से लज्जित होने से बचाया जा सके और हम अपने भाई जयमल के लिए हुए वचन को भी पूरा करेंगे। पृथ्वीराज ने दृढ़ता से कहा, आपके टोडा को अफगानों से मुक्त किया जाएगा और मेरे अनुज का वचन पूर्ण होगा। राव सुल्तान ने प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त की। पृथ्वीराज ने कहा, हम राजकुमारी तारा से भेंट करना चाहते हैं। टोडा की मुक्ति का उनका स्वप्न है, अतः मैं उन्हें आश्वासन देना चाहूंगा कि वीर जयमल का दिया हुआ वचन उसके साथ समाप्त नहीं हो गया, अपितु उसका भाई अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसके वचन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राव सुल्तान ने प्रसन्नता से कहा, अवश्य राजकुमार पृथ्वीराज, हम अभी राजकुमारी से आपकी भेंट की व्यवस्था करवाते हैं। पृथ्वीराज की भेंट राजकुमारी तारा से हुई तो एक बार तो उनके रूप सौंदर्य को देख वह भी स्तंभित रह गए। ऐसी अनिंद्य सुंदरी उन्होंने भी अपने जीवन में नहीं देखी थी। यदि जयमल ने उस रूप के दर्शन की लालसा में ऐसा कदम उठाया तो यह स्वाभाविक था। कुंवर पृथ्वीराज ने राजकुमारी को आश्वासन दिया और राव सुल्तान से मिलकर वापस गोंडवाड़ आ गए और उन्होंने टोडा पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने 500 राजपूत साथी तैयार किए। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर वे निकल पड़े। उन्होंने अपने एक साथी को कुछ सैनिकों के साथ बदनौर भेज दिया, जहां से राजकुमारी तारा सैनिक के वेश में अश्व पर सवार होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ पृथ्वीराज की सेना में आ मिली। राजकुमारी तारा की जिद थी कि वह टोडा की मुक्ति के समय कुंवर पृथ्वीराज के साथ उपस्थित रहना चाहती है। सैनिक वेश में तारा का रूप लावण्य और भी निखर आया था। क्षत्रिय राजकुमारी के कंधे पर धनुष, तरकस, तलवार और अश्व की पीठ पर भी अनेक शस्त्रों से भरी पेटी लटक रही थी। पृथ्वीराज उसे देखते ही रह गए और तारा ने लज्जा कर नेत्र झुका लिए। वह राजपूत दल टोडा की ओर चल दिया। पृथ्वीराज के नेतृत्व में कुछ ही दिनों की यात्रा के पश्चात जब दल टोडा पहुंचा तो उस दिन मुहर्रम का त्योहार था। टोडा में भी इस त्योहार की धूम थी। जगह जगह ताजिए निकाले जा रहे थे। मुख्य ताजिया टोडा के अफगान सरदार के भव्य महल के चौक में था, जहां हजारों की भीड़ थी। पृथ्वीराज ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने सैनिक भीड़ में इधर उधर घुसा दिए। जब अफगान सरदार अपने महल से बाहर आया तो उसने राजपूत सैनिकों को पहचान लिया। खबरदार, दुश्मन आ गया है। सरदार चीख कर वापस महल की ओर भागा तो राजकुमारी तारा ने विद्युत जैसी चपलता के साथ धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर उसे लक्ष्य बनाया। बाण ने अफगान सरदार की खोपड़ी के पिछले भाग में अपना स्थान बनाया और वह एक चीख के साथ धराशायी हो गया। फिर तो जैसे तूफान ही आ गया। राजपूत सैनिक टूट पड़े और मारकाट मच गई। अफगान सैनिक भी आ गए थे, लेकिन व्यवस्थित और योजनाबद्ध राजपूत आक्रमण के सामने उनकी एक न चल पा रही थी। पृथ्वीराज की तलवार जैसे साक्षात काल रूप बन गई थी। तारा की तलवार भी कहर ढा रही थी। उस वीरांगना का तमतमाया मुख और भींचे जबड़े उसके प्रतिशोध की कहानी कह रहे थे। कुछ ही घंटों के युद्ध में अफगानों की पराजय हो गई। अधिकतर अफगान सैनिक मारे गए और कुछ ने भागकर अपने प्राण बचाए। टोडा पर राजपूतों का अधिकार हो गया।
तारा का स्वप्न साकार हो गया। उसके पूर्वजों की रियासत अफगानों से मुक्त हो गई थी। विजयी पृथ्वीराज ने गर्व से राजकुमारी तारा को देखा। कुंवर पृथ्वीराज ने कहा, राजकुमारी जी, विजय की बधाई स्वीकार करें। राजकुमारी तारा बोल पड़ी, कुंवर, यह विजय आपके पराक्रम की है। आपकी प्रलयंकारी तलवार ने ही अफगानों के साहस को तोड़ा है। नहीं राजकुमारी जी, विजय का श्रेय आपके उस तीर को जाता है जिसने भाग रहे अफगान सरदार को धराशायी कर दिया। क्या चूक लक्ष्य भेदन था। ऐसा कुशल बाण संचालन हमने पहले कभी नहीं देखा। कुंवर, कुछ भी हो, टोडा की स्वतंत्रता आपकी देन है। मैंने संकल्प किया था कि जो भी वीर पुरुष टोडा का उद्धार करेगा वही मेरा जीवन साथी बनेगा। आपने मेरा स्वप्न पूरा करके जो उपकार किया है, अब मेरे संकल्प को पूरा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दे। इतना कहकर राजकुमारी तारा ने अश्व की पीठ पर रखी पेटी खोली और उसमें से एक हार निकालकर राजकुमार पृथ्वीराज के गले में डाल दिया। राजकुमारी बोली, अब मैं मन वचन से आपको समर्पित हो गई। पृथ्वीराज ने उस अतुल रूप राशि को निहार कर कहा, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी वीर कन्या और अनिंद्य सुंदरी का प्रेम पात्र बना। परंतु मैं इस विवाह को अपने पिता की इच्छा से ही स्वीकृति दे सकता हूँ। मेरे एक अपराध ने पहले ही मुझे इतने कष्ट दिए हैं। अब मैं अपने पिता को और दुखी नहीं देखना चाहता। अवश्य स्वामी, मैं शीघ्र ही अपने पिता को मेवाड़ भेजकर राजपूती विधान से इस विवाह को संपन्न कराऊंगी। यदि किसी कारणवश मेवाड़ मुझे स्वीकार भी नहीं करता है तो वचन देती हूँ कि आप इस बंधन से मुक्त होंगे और मैं सदैव आपके चरणों की दासी रहूंगी। कुंवर पृथ्वीराज बोले, धन्य हो तारा। रूप, वीरता और साहस के साथ बुद्धि का संगम दुर्लभ ही होता है। इसके पश्चात पृथ्वीराज ने बड़ी कुशलता के साथ टोडा की शासन व्यवस्था सुदृढ़ की। टोडा में राजपूत सेनाओं का गठन किया गया और हजारों वीर युवाओं को इस सेना में सम्मिलित किया गया। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 11वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।